सभी दर्शकों से नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल 3N न्यूज़। जैसा हमने पिछले एपिसोड में वादा किया था आपसे कि हम विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग पर्यटक स्थल जो है उसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले एपिसोड में देंगे। लेकिन अगला एपिसोड नहीं होगी, कुछ ब्रेक होने के बाद में आज हम उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ राजकुमार जी तापड़िया, जो दार्जिलिंग के वासी हैं, इनका जन्म वहीं हुआ है, तो इनसे पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। आप दार्जिलिंग से? जी, मैं दार्जिलिंग से हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ है दार्जिलिंग में जी। और 3 जनरेशन मेरी दार्जिलिंग में, मैं 3rd जनरेशन में हूँ। कहने का मतलब मेरे दादाजी वहाँ गए थे काफ़ी वर्षों पहले। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कि हमने सुना है कि दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ, वहाँ जो दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में बहुत अद्भुत है और बहुत अच्छा है। वहाँ बरसात भी बहुत अधिक होती है अच्छा। और सुंदरता जो है दार्जिलिंग की, बहुत नेचुरल ब्यूटी काफ़ी बढ़िया है वहाँ की। और ये एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। विश्व के मानचित्र पर दार्जिलिंग का काफ़ी नाम है और इसकी सुंदरता काफ़ी, मतलब और हिल जो स्टेशन है उनके कंपेयर में काफ़ी बढ़िया है और सुंदर है, क्योंकि ये पहाड़ियों की बीच में बसा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि जो हम माल रोड कहते हैं, तो माल रोड पूरे हिंदुस्तान में 2 ही जगह है। एक तो शिमला में और दूसरा दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में इसकी सुंदरता और निखर जाती है जब यहाँ टॉय ट्रेन चलती है, क्योंकि टॉय ट्रेन जो है ये विश्व प्रसिद्ध ये ट्रेन है और ये दार्जिलिंग वर्ल्ड हेरिटेज में आती है ये? जी हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आती है ट्रेन। हाँ हाँ। और इसकी जो सुंदरता और निखर जाती है जब ये दार्जिलिंग के हर शहरों के बीच से जाती है सिलीगुड़ी की तरफ, छुक छुक करती, बहुत मतलब कि रमणीय माहौल उस समय लगता है। अच्छा, एक चीज़ जैसे टॉय ट्रेन का नाम आता है, तो राजेश खन्ना की फिल्म जो आराधना, शायद उसकी शूटिंग भी वहीं की है। तो उसमें जो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, फिल्माया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप मेरे को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिल्म आराधना और आपको बरसात की एक रात, लहू के दो रंग, बर्फी, मैं हूं ना, बहुत सी फिल्में हैं जो दार्जिलिंग में जिनका शूट हुआ है। और जो आराधना फिल्म है वो काफ़ी हिट फिल्म रही है 1969 की। और इस फिल्म का जो एक मुख्य गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये बहुत ही हिट सॉन्ग हुआ था उस समय का। और मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन में भी ये गाना बहुत हिट है। तो मैं आपकी बात बीच में काट दूं। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे गायक भी हैं। किशोर कुमार के, मतलब काफ़ी पसंदीदा आपके कलाकार हैं किशोर कुमार जी भी। तो उनके काफ़ी गाने गाए हैं आपने, काफ़ी स्टेज प्रोग्राम भी दिए हैं, तो क्या ये सही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने नेपाली में एल्बम भी बनाया है और किशोर कुमार मेरे आदर्श हैं। और मैं उनके गीत अधिक से अधिक उनके गीत मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ। चलिए, आपको एक मैं गाना सुनाना चाहूँगा आराधना का, जो कि उस समय को तो छोड़िए, आज भी वो हिट सॉन्ग है। हे हे हा हा हा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चल रुत बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। वाह क्या बात है, बिना म्यूजिक के आपने तो समा बांध दिया। और कुछ गाने ये भी सुने थे महेंद्र कपूर की, वो जो फिल्म है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो क्या गाना था वो। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले,
धरती का प्यार पले, ऐसे ऐसे बहुत गीत है जो कि काफी हिट गीत है। अगर वो गीतों के चक्कर में हम पड़े तो रात निकल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक दो गीत ये ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं। बॉबी फिल्म का भी शायद शूटिंग कुछ हिस्सा वहाँ हुआ था। ऋषि कपूर पढ़ने जाता है तो ट्रेन में मैंने देखा था, टॉय ट्रेन का सीन था ऐसा कुछ। स्कूलें भी काफ़ी फेमस है वहाँ की। हाँ, कुछ एक और भी शूटिंग हुई थी। और दार्जिलिंग की स्कूलें जो है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध स्कूल वहाँ पर है, जो आज भी है। जैसे आप सेंट पॉल्स है, सेंट जोसेफ कॉलेज है, माउंट हरमन स्कूल है। तो काफ़ी नामी गिरामी लोग, जैसे आप नेपाल के महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम थे, वो भी दार्जिलिंग में पढ़े हुए हैं। नेपाल के महाराजा जिंगमे सिंघवे वांगचुक है, डेनी डेंगजोग्पा है। काफ़ी लोग ऐसे नामी गिरामी हैं जो दार्जिलिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की है। दार्जिलिंग का नाम आता है तो पश्चिम बंगाल में शायद शंकरलाल जी जोशी का नाम भी लेना यहाँ पर उचित रहेगा कि वो दार्जिलिंग में एक ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, मारवाड़ी, हम लोग के राजस्थान के, तो शायद ऐसा रिकॉर्ड ही उनका भी है। जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो मेरे भी शिक्षक रहे हुए, गुरु रहे हुए हैं, श्री शंकरलाल जोशी। आज के समय में दार्जिलिंग में जितने भी 35 अबव जो लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि उनमें से 90% लोग जो है, उनके ही चेले हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे अब दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय आपके हिसाब से कौन सा है? देखिए, दार्जिलिंग में सबसे बढ़िया समय जो है, ऐसे तो गर्मियों में अप्रैल मई में तो समय है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप दिवाली के जस्ट बाद जाएंगे तो वो समय बहुत बढ़िया है। उस समय क्या होता है कि हल्की ठंड रहती है और धूप भी रहती है, और मौसम में जो है नमी नहीं रहती है, बरसात का कोई मतलब डर नहीं रहता है। तो वो समय मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया समय वही है। मार्च अप्रैल का टाइम? मार्च अप्रैल में भी क्या होता है कि दार्जिलिंग में बारिश थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ। ऐसे आप जा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय बारिश होने के चांसेस आसार काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे घूम सकते हो मार्च में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया समय जो मानता हूँ वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। चाहे जनवरी में ज़्यादा ठंड रहती है उस समय, वो भी समय अच्छा है। अच्छा, तो दार्जिलिंग जाने के लिए तो हम लोग को कैसे, कौन सा सुविधाजनक रास्ता रहेगा? जैसे यहाँ से नज़दीक दिल्ली हो गया, बीकानेर है, जयपुर है, अथवा दार्जिलिंग के लिए कहाँ-कहाँ से हमको ट्रेनें उपलब्ध रहती है? नहीं, अभी दार्जिलिंग के लिए जो है मैं समझता हूँ कि कनेक्टिविटी पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी है। चाहे आप साउथ से चले जाइए, वेस्ट हो या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी जगह हो, वहाँ से आप दार्जिलिंग पहुँचने का बहुत आसान तरीका है। क्योंकि दार्जिलिंग का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वो है आपको न्यू जलपाईगुड़ी। और न्यू जलपाईगुड़ी जो है रेलवे नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप राजस्थान से भी अगर जाना चाहो तो एनजेपी तक आराम से पहुंच सकते हो। अगर चेन्नई है या आपको गुजरात है, किसी जगह से भी आप जाना चाहो तो बहुत अच्छा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, आप कहीं से भी जा सकते हो। और ट्रेन जो है सिलीगुड़ी भी नियरेस्ट टाउन है, वहाँ भी रेलवे है, लेकिन नेटवर्क जो है एनजेपी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक बात पूछूं आपसे, जैसे सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी तो शायद एक ही जगह का नाम है। हाँ जी, वो एनजेपी से करीबन 5 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी मेन टाउन है। एनजेपी का जो मेन टाउन वो है सिलीगुड़ी है। तो वहाँ से सिलीगुड़ी होकर के ही आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। दिल्ली से कौन-कौन सी गाड़ियाँ हैं? दिल्ली से करीबन 4 राजधानी राजधानी एक्सप्रेस है, और उसके बाद आपको ब्रह्मपुत्र है, नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है, दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस भी है, महानंदा भी है, अवध असम है, और भी कई सी ट्रेन है जो मतलब कुल मिला के काफ़ी ट्रेनें हैं दिल्ली जी, से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नेटवर्क जो बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है दार्जिलिंग के लिए। बीकानेर से? बीकानेर से बीकानेर एक्सप्रेस है, और अवध असम है, अच्छा। और एक उदयपुर से भी आती है ट्रेन राजस्थान से। तो 3-4 ट्रेन यहाँ से भी है आपको राजस्थान अच्छा, से। सादुलपुर से भी एक ट्रेन शायद भगत की कोठी। हाँ जी, बिल्कुल सही। भगत की कोठी जो है सादुलपुर होते हुए, दिल्ली होते हुए ये एनजेपी की ओर तो जाती है। कितना टाइम लग जाता है पहुँचने में? यहाँ से कम आपको समझिए कि 27 से लेकर के 32 घंटे, और राजधानी में 24 घंटे लगते हैं। अच्छा, अच्छा। तो जैसे अब हम लोग दिल्ली से चढ़े, जी। यही मान के चलते हैं, दिल्ली से हम लोग चढ़े तो न्यू जलपाईगुड़ी उतर गए।
उसके बाद में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग कैसे जाएंगे? हाँ, ये आप ठीक आपने मेरे को पूछा कि दार्जिलिंग कैसे जाएँगे? अगर आप वापस ट्रेन में जाना चाहते हो, तो न्यू जलपाईगुड़ी से टॉय ट्रेन जाती है जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वो आपको करीब-करीब 7 घंटे लेती है दार्जिलिंग के लिए। कितना दार्जिलिंग किलोमीटर? 80 किलोमीटर का जो एरिया है, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर 7 घंटा? 7 घंटे की। वो गाड़ी बहुत स्लो चलती है, करीबन आपको 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती है वो गाड़ी। क्योंकि वो रास्तों के बीच में चलती है, तो उसको क्या है कि विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी जो अप डाउन आ रही है, तो इसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत स्लो है। और बाकी आप अगर उससे पहले पहुँचना चाहते हो तो छोटी गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से, एनजीपी से भी जाती है जिसमें आपको लगभग पर हेड के हिसाब से 300 रुपया लेते हैं, और आप रिज़र्व करना चाहो तो रिज़र्व करके भी जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, आप सिलीगुड़ी चले जाइए, वहाँ रुक करके अगर फ्रेश होकर के जाना चाहें तो सिलीगुड़ी से गाड़ी आपको शटल गाड़ी वहाँ से भी काफ़ी मिलती है, और वहाँ से 250 रुपये, और उससे कम में अगर जाना चाहते हैं आप, तो आप वहाँ से जो सरकारी बसें चलती हैं दार्जिलिंग के लिए, उनमें आपको 105 रुपये भाड़ा लगता है सरकारी बसों में, और बाकी शटल जो गाड़ियाँ हैं उनमें 250 रुपये किराया लगता है दार्जिलिंग पहुँचने के लिए। अच्छा, दार्जिलिंग जाने के लिए मैंने सुना है कि रास्ते 2-3 रास्ते हैं। तो जैसे एक तो नेपाल बॉर्डर टच करता है, जी हाँ, तो उसका कैसे किस तरह से? जो नेपाल बॉर्डर टच करता है वो रास्ता आपको भाया मिरिक जाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसमें भाया मिरिक में आपको नेपाल का एक पशुपति नगर जो टाउन है, वो उस बॉर्डर के नज़दीक में पड़ता है, जस्ट टचिंग करता है उस बॉर्डर रास्ते को। अगर वहाँ से आप जाते हैं, तो वहाँ से जाने से आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, करीबन 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। तो उससे बेहतर ये होता है कि एक रास्ता, जो 2 रास्ते हैं आपको, एक तो है रोहिनी, रोहिनी जगह का नाम है, और एक है पंखाबाड़ी। अगर भाया इन रास्तों से आप जाते हैं, तो आपका समय काफ़ी बचता है, करीबन ढाई से 3 घंटे में आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हो। अच्छा, अच्छा। तो मिरिक लेक जो सुना है कि मिरिक लेक भी काफ़ी अच्छा एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ भी टूरिस्ट काफ़ी उसको पसंद करते हैं, तो ये भी चीज़ सुनने में आई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मिरिक लेक बहुत बढ़िया जगह है, लेक है, काफ़ी पुरानी है ये भी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मिरिक लेक घूमना हो, तो सबसे पहले आप दार्जिलिंग पहुँच कर के दार्जिलिंग अच्छी तरह घूम लीजिए, और दार्जिलिंग घूमने के बाद में जब आप वापस आप जाना चाहते हो या सिलीगुड़ी की ओर तरफ आना चाहते हो, तो आप भाया मिरिक आइए उस समय। अच्छा। तो आप मिरिक आएँगे तो आप क्या है कि गाड़ी वाले से बात कर लीजिए, हमें 2-3 घंटा मिरिक घुमा दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि आपको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप मिरिक में अच्छी तरह से बोटिंग वगैरह कर सकते हो। मिरिक बहुत ही सुंदर जगह है। मिरिक में बोटिंग वोटिंग जो है आप कर के आप उसके बाद में 3 बजे 4 बजे मिरिक से निकल कर के आप सिलीगुड़ी की तरफ रवाना हो सकते हैं। अब हम लोग जैसे दार्जिलिंग पहुँच गए, पहुँचने के बाद में वहाँ रुकने के लिए होटल वगैरह या क्या सुविधा, क्या साधन अच्छा बैठता है जो आदमी को भारी भी ना पड़े, जेब पर भारी ना पड़े? तो इस तरह का कोई है सुगम साधन वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए? थोड़ा सा जानकारी देंगे? जी, बिल्कुल सही। वहाँ पर रहने के लिए कोई आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। जब रश रहता है, उस समय थोड़ा मतलब होटल काफ़ी वो बुकिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको होटल जाती है। और आपके बजट में होटल जो है, समझिए कि डबल बेडेड रूम 700-800 रुपये से लेकर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। 15,000 20,000 अच्छे होटल जो हैं उनके। ये तो आप मतलब ऑफ सीजन का बता रहे हैं कि या नहीं, फुल? मैं आपको सीज़न की रेट बता रहा हूँ कि 700-800 में भी आपको मिल अच्छा, जाएँगे। सीजन में 700-800 में मिल मिल जाएगा? जाएँगे। अच्छा, अच्छा। जो नॉर्मल रूम है वो मिल जाएँगे। हम्म। आप बढ़िया में जाना हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप विंडामेर में जाना चाहेंगे, तो विंडामेर जैसी होटल में समझिए कि 12 से 15,000 रुपये किराया है, और आपको 3,000 में मिल जाएँगे, 800-900 मिल जाएँगे। सब तरह के होटल वहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। वहाँ जैसे कुछ लोगों से ये सुनने में आता है
कि शाकाहारी खाना खाने वालों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए सब र्यूमर है आजकल। मैं समझता हूँ कि आप भारत में किसी भी जगह जाएं तो आपको शुद्ध शाकाहारी विशुद्ध बोलते हैं हम, तो विशुद्ध भोजन सभी जगह मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दार्जिलिंग में काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं, तो रेस्टोरेंट वगैरह प्योर वेजिटेरियन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे खाना खाने में आपको। अब दार्जिलिंग में जैसे होटल ले लिया, रह गए, उसके बाद शेड्यूल क्या रहेगा घूमने के लिए? दार्जिलिंग में आप रहने के होटल लेने के बाद में आप जैसे रॉक गार्डन है, गंगा माया पार्क है, और आपको पीस पैगोडा है, बतासिया लूप है, जू है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो इन जगहों पर आप घूम सकते हैं मिक्स पॉइंट बना करके। तो 1 से 2 दिन में आपको सारे पॉइंट आप घूम सकते हो वहाँ पर। सनराइज़ का जो और पॉइंट। हाँ, सनराइज़ आप उन्हीं उसी जो आप 1-2 दिन का ट्रिप बनाते हो, उसमें से फर्स्ट डे या सेकंड डे जो है आप सनराइज़ के लिए टाइगर हिल निकल सकते हैं। मॉर्निंग में आपको 3 बजे, साढ़े 3 बजे जाना होता है, और जो सूर्योदय का जो समय रहता है, उस समय आपको सूर्योदय दिखेगा वहाँ पर। ये भी सुना है कि सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए विदेशों से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और वो खाली सनराइज़ का सीन देखकर ही वापस चले जाते हैं। क्या ऐसा भी है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्योदय देखने के लिए लोग, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध सूर्योदय है, और जो भी विदेशों से भी आते हैं, वो लोग ये दृश्य ज़रूर देखने जाते हैं सुबह-सुबह। तो टाइगर हिल से जैसे हम लोग आ गए, सनराइज़ देखे, उसके बाद में? उसके बाद में आपको जैसे आप अपनी गाड़ी करवाते हैं बुकिंग, तो टाइगर हिल से आने के बाद में आपको ये बतासिया लूप है, और कुछ एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, उनको वो घुमाते हुए आपको ले आएँगे दार्जिलिंग तक। अच्छा, वापस होटल में छोड़ेगा एक बार, फिर जी। फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करके उसके बाद में वो वहाँ से बाकी मिक्स पॉइंट और वगैरह वहाँ जी, घूमने के लिए जी। निकलेगा। तो गाड़ियाँ वैसे एप्रोक्स कितना, जैसे टाइगर हिल का कितना ले लेती है, और मिक्स पॉइंट का या 7 पॉइंट वगैरह जो आप बता रहे हैं, और टी गार्डन वगैरह भी ले जाती है क्या वो? हाँ, कुछ एक टी गार्डन भी दिखाती है। गाड़ियों का रेट जो है करीबन 2500, 3000, 3500, इसमें प्रत्येक जगह-जगह की बात। आप टाइगर हिल भी जाना चाहें तो समझिए ₹3500 में आपको टाइगर हिल भी लेकर के जाएगा, और मिक्स पॉइंट आपको घुमा देगा अच्छा। सारे दार्जिलिंग के। तो दार्जिलिंग की चाय भी विश्व प्रसिद्ध है, हाँ। जो कि ये सुना है कि काफ़ी जगह पर इनका विदेशों में ज़्यादा चाय जाती है। तो चाय पत्ती क्या भाव से मिलती है वहाँ पे? देखिए, चाय पत्ती तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो काफ़ी है, 15-20 हज़ार रुपए पर केजी का है। लेकिन आपको नॉर्मल चाय अगर आप लेना चाहें, तो नॉर्मल चाय आपको जैसे 700, 800, 1000 से कम आपको फ्लेवर अगर अच्छा लेना, तो कम से कम उतना आपको खर्च करना पड़ेगा कि ₹1000 तक की आप चाय लेंगे, और उससे ऊपर आप जो भी लें, जितनी बढ़िया लेंगे, जितनी चीनी डालेंगे, वो उतना चाय मीठी होती जाएगी। अच्छा, दूसरी अभी जो आप ज़िक्र कर रहे थे माल रोड का, जी। माल रोड के साथ कौन-कौन से पॉइंट देखने लायक हैं वहाँ पर? माइल रोड जाएँगे तो आप माइल रोड में जैसे मेन चौरस्ता है, हुँ। और उसके बाद आगे सरवरी पार्क है, वो भी बहुत सुंदर जगह है। और सबसे बड़ी चीज़ है, माइल रोड में ही महाकाल मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर है। और महाकाल मंदिर तो ये भी विश्व प्रसिद्ध है, सुना है काफ़ी नाम महाकाल मंदिर का। यहाँ भी काफ़ी ये दर्शनालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर। ये भी सुना है कि सावन मास में जो कांवड़ी जाते हैं, उनका भी कई का यहाँ पर धोख लगा के वो लोग धोख लगाने के लिए स्पेशली आते हैं। जी, बिल्कुल, नेपाली में जो है कहते हैं कि जैसे भाकल, हुँ। तो जो कोई अपना उनका वो रहता है, तो उस जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो वो काम पूरा होने के बाद में महाकाल मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और ये काफ़ी नामी मंदिर है, और बाहर से भी लोग काफ़ी इस मंदिर में आते हैं, और सावन में भी लोग कांवड़ लेकर के वहाँ जाते हैं, और भगवान महाकाल को जल अभिषेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानकारी चाहूँगा कि दार्जिलिंग में जैसे हम लोग गए, घूम लिए, तो कुछ मार्केटिंग करनी हो, कोई सामान यदि परचेज़ करना हो, खरीदना हो, तो वहाँ पर जैसे एक तो चाय पत्ती हो गई, और वहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? देखिए, एग्रीकल्चर में अगर जाए तो चाय पत्ती सबसे एक नंबर पे है। उसके बाद आपको संतरे हैं, और
झाड़ू जो बोलते हैं, फूल झाड़ू। संतरे तो नागपुर के ज़्यादा फेमस हैं मेरे हिसाब से, क्या? नहीं, संतरे दार्जिलिंग का जो संतरा है उसका जो फ्लेवर है, उस फ्लेवर के कंपेयर में नागपुर का संतरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नागपुर का संतरा खराब है, नागपुर का संतरा भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो दार्जिलिंग के आगे नंबर 2 पर ही है। अच्छा, मतलब शायद ये ऐसा होगा कि आपूर्ति नहीं हो पाती होगी पूरे देश में, तो इसलिए अवेलेबल हर जगह नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये पेरिसेबल गुड्स है, तो क्योंकि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता संतरा, तो अधिकतर वो आसपास के क्षेत्रों में ही जो है उसकी आपूर्ति होती है, क्योंकि जब मैक्सिमम कलकत्ते तक पहुंच पाता है, उसके बाद भारत में, सारे भारत में भेजना आसान नहीं है। अच्छा, और जैसे गर्म स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सुना है वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। हाँ, कपड़े का मार्केट, वुलन कपड़े का मार्केट दार्जिलिंग में बहुत बढ़िया है। आपको काफ़ी सस्ते में आपको शॉल, स्वेटर है, स्टॉल वगैरह है, तो ये दार्जिलिंग में मिल जाएगा। इसकी आप मतलब खरीदारी वहाँ से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जैसे अब दार्जिलिंग अब कंप्लीट हो गया हम लोगों का, तो उसके बाद आदमी गंगटोक जाना चाहे तो क्या गंगटोक जा सकता है या सिलीगुड़ी उसको वापस आना पड़ेगा? सिलीगुड़ी आके उसको गंगटोक जाना पड़ेगा? नहीं, आप अगर दार्जिलिंग आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक ऑप्शन तो मैंने पहले कहा कि भाया मिरिक आप आ सकते हो। भाया मिरिक आकर के मिरिक घूम लीजिए, जो भी 3-4 घंटे मैंने आपको कहा था। तो सेकंड ऑप्शन आपका गंगटोक का है, और गंगटोक जो है दार्जिलिंग से 90 किलोमीटर है। तो आप सिलीगुड़ी होते हुए? नहीं, नहीं, ये दार्जिलिंग से ही रास्ता है, भाया पेशोक बोलते हैं अपने। अच्छा। पेशोक एक जगह का नाम है, टिस्टा नदी को पार करके जाते हैं। अच्छा, टिस्टा बोलने से मेरे को समझ त्रिवेणी वहाँ भी है? हाँ, त्रिवेणी जी, संगम जो त्रिवेणी है वहाँ पर भी है। तो उस नदी को पार कर करके आप गंगटोक की तरफ जा सकते हैं, और गंगटोक, कालिम्पोंग भी एक घूमने की अच्छी जगह है, तो आप वहाँ दोनों जगह जा सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। और तो और कुछ बताना चाहेंगे? एक, अगर दार्जिलिंग जाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर अगर जाएंगे, संदकफू अगर जा पाते हो आप, तो बहुत बढ़िया जगह है। संदकफू जो है आपको हिमालय रेंज के एकदम ठीक सामने सामने आपको दिखाई देगा। हिमालय रेंज जो है संदकफू से एकदम सामने दिखाई देती है, और बहुत ही बढ़िया है। और इसमें भी आप अगर ट्रैकिंग करके जा पाते हो तो और सोने पे सुहागा है। दार्जिलिंग से कंचनजंगा का दृश्य भी काफ़ी सुहावना लगता है, ये माल रोड से। उसके हाँ, बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर है जो कि कंचनजंगा की गोद में बैठा हुआ है। कंचनजंगा आपको दार्जिलिंग शहर से हर एंगल से दिखाई देगी, और बहुत ही सुंदर है। इसकी सुंदरता को मैं बयान नहीं कर पाता। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। नित्यम, दार्जिलिंग कैसा लगता है आपको? अच्छा। गए हो कभी? हाँ। तुम्हारा तो जन्म वहीं का है, हैं? हाँ। जाओगे दार्जिलिंग? हाँ। चलो। चलो। तो दर्शकों, आपको दार्जिलिंग के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, और भी इसमें आप यदि कुछ जानना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें आगे काम करते रहें, आपको नई नई न्यूज़, नई नई जानकारियाँ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।